नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। जो भी विद्यार्थी ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, FO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की हमारी ये 25 प्रश्नों की सीरीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछ रहा है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो करनाल में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, कटक में है। चारों में से बताना है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये करनाल में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, तो कटक में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है, यहाँ पर गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। बात करते हैं करनाल के अंदर क्या है। करनाल के अंदर जानते ही हैं NDRI, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। बात करते हैं लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। अगर यहाँ पे प्रजनन ना देकर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछता तो वो हो जाता लखनऊ में। लखनऊ के अंदर CISH मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी स्थित है। लखनऊ के अंदर एक और अनुसंधान केंद्र स्थित है, उसका नाम है केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। क्या? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं कटक यानी कि उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर CRRI यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वह उड़ीसा के अंदर है, यानी कि कटक के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि मृदा में उपस्थित कले के कणों का व्यास होता है। ठीक है, बताना है मृदा के अंदर जो उपस्थित कले होता है उसका व्यास कितना होता है। ए ऑप्शन 0.20 m से लेके 2 mm तक। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि 0.02 mm से कम होता है। ठीक है, 0.002 mm से कम होता है कले का व्यास। अब ये जो ए वाला ऑप्शन है 0.20 m से लेके 2.0 mm, ये हो जाता है मोटी बालू का। ये हो जाएगा मोटी बालू का। और ये जो हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन है हमारा 0.02 mm से 0.20 mm, ये हो जाता है हमारा महीन बालू का। ये हो जाएगा महीन बालू का। अब ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सिल्ट का। सिल्ट का व्यास कितना होता है? 0.002 mm से 0.02 mm। ये सिल्ट का हो जाएगा, ये महीन बालू का हो जाएगा, और ये कले का हो जाएगा, और ये मोटी बालू का हो जाएगा। ये ऑप्शन आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, अलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पूछ रहा अलसी का वानस्पतिक यानी कि बॉटनिकल नाम क्या होता है। हेलियांथस एनस, लाइनम यूजिटेटिनम, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, सेकेरम ऑप्सिनेरम। चारों में से बताना है कि अलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, अलसी का बॉटनिकल नेम हो जाएगा लाइनम यूसिटेटिसिमम। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हेलियांथस एनस किसका हो जाएगा बॉटनिकल नेम? हेलियांथस एनस होता है सूरजमुखी का। ठीक है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया किसका होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया होता है सनई का। और सेकेरम ऑप्सिनेरम आप लोग जानते ही हैं, सेकेरम ऑप्सिनेरम किसका होता है? गन्ने का होता है बॉटनिकल नेम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हरे चारे हेतु, कौन से हरे चारे हेतु ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म कौन सी है? ये बहु कटाई वाली पूछ रहा है, वो भी ज्वार की किस्म बताना है। ऐसी कौन सी है जो कई बार कटाई कर सकते हैं। ठीक है, पूसा चरी 2, राजस्थान चरी 3, SG 59, CSH 1। इसमें से जो सही हो जाएगा
यानी कि सी वाला एकदम सही हो जाएगा। SSG 5903 ये हमारी जो है बहु कटाई वाली ज्वार की किस्म है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही राइट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मीठी सूडान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, SSG 5903 को सूडान के नाम से भी जानते हैं, मीठी सूडान कहते हैं इस किस्म को। ठीक है, CSH क्या है, CSH जो है ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। ठीक है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी हो जाएगी, CSH1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल बताना है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी किस्म बताना है, फसल का नाम बताना है, वो भी भारत की ना कि पूरे विश्व की पूछ रहा है। तो भारत की प्रमुख दलहनी किस्म सरसों है कि चना है, सोयाबीन है, उड़द है। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगी, यानी कि चना जो है ये भारत की सर्वाधिक दलहनी वाली महत्वपूर्ण किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटेनम कहते हैं इसका। और सोयाबीन जो होता है ये विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल है। ठीक है, विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तिलहनी फसलों के तेल का रंग पीला किसके कारण होता है, इसमें से बताना है तिलहनी फसलों के तेल का पीला रंग किसके कारण होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। आइसोथायोसाइनेट, एंथोसाइनिन, कैरोटीन, क्वेरेस्टीन। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही जो हो जाएगा यानी कि सी वाला एकदम सही है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, तिलहनी फसलों के तेल का रंग पीला होता है। आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है, मूली में तीखापन किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनाइट के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग होता है और सेब का लाल रंग है। ठीक है, तीनों चीज का आप याद रखेंगे। सेब का लाल रंग किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और प्याज का लाल रंग ये भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। बात करते हैं कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण और क्या होता है, एक तो सरसों का जो तेल का पीला रंग होता है वो तो होता ही है कैरोटीन के कारण। गाय का दूध जो होता है पीला कलर वो भी एंथोसाइनिन इसको कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर का अगर नारंगी रंग पूछता तो भी कैरोटीन के ही कारण होता है। ठीक है, अगर घी का पीला रंग पूछता तभी भी कैरोटीन के कारण होता है। खीस का पीला रंग पूछता तभी भी आपका कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, खीस का पीला रंग भी कैरोटीन के ही कारण होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेरेस्टीन के कारण क्या होता है। डी वाला जो ऑप्शन है क्वेरेस्टीन के कारण क्या होता है, तो प्याज का पीला रंग होता है। ठीक है, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, क्वेरेस्टीन के कारण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है, आपको बताना है पेंटेड बग जो है किस फसल का नाशक कीट है। पेंटेड बग जो है प्रमुख कीट किसका माना जाता है, सरसों का माना जाता है। किसका, सरसों का प्रमुख कीट कौन सा है, पेंटेड बग। ठीक है, उसके अलावा आरा मक्खी अगर पेंटेड बग नहीं देता है तो आरा मक्खी भी दे सकता है, मोयला भी दे सकता है। आरा मक्खी और मोयला और पेंटेड बग ये सरसों का प्रमुख कीट मानते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कपास का। कपास का जो है गुलाबी सूंडी जो होती है ये प्रमुख कीट होता है। ठीक है, कपास का अगर गुलाबी सूंडी पूछता किसका प्रमुख कीट है तो कपास का हो जाता। मक्के का पूछता प्रमुख कीट कौन सा है, तब मक्के का प्रमुख कीट हो जाता है तना छेदक। ठीक है, तना छेदक इसका आंसर हो जाता मक्के का प्रमुख कीट जो है। चने की बात करते हैं, चने का प्रमुख कीट कौन सा होता है, फली छेदक जो होता है ये हो जाता है तने का प्रमुख कीट हो जाता है। अब बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होता है, यानी कि मूंगफली में जो कभी कभी देखते हैं मूंगफली खाते हैं उसमें सीड नहीं होता, यानी कि मूंगफली एकदम नहीं होता, या उसका जो मूंगफली वाला खोखा होता है वो खोखला रहता है। वो किसकी कमी के कारण होता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण या पोटास की कमी के कारण। ठीक है, इसमें से बताना है। चलिए देखते हैं, ये होता है किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास। इसमें से बताना है तो कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। मूंगफली में बीज रहती यानी कि उसका जो होता सीड जो होता खोखलापन आ जाता है। ठीक है, अब
देखते हैं मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम आरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या होता है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम? आरेकिस हाइपोजिया। अब बात करते हैं इसकी फली को क्या कहते हैं। मूंगफली की फली को क्या कहते हैं? पोड कहा जाता है। ठीक है, मूंगफली की फली को पोड कहा जाता है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी? भारत की प्रमुख तिलहनी फसल हो जाती है मूंगफली। ठीक है, पैगिंग और अधिकीलन की क्रिया किसके अंदर होती है? मूंगफली के अंदर होती है। तिलहनी फसलों का सम्राट किसको कहते हैं, यानी कि तिलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो तिलहनी फसलों का राजा यानी कि सम्राट किसको कहा जाता है? मूंगफली को कहा जाता है। ठीक है, इसे गरीब का बादाम भी कहते हैं। गरीब का बादाम मूंगफली को कहा जाता है। और यह एक प्रकार की खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु की या खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, तेल इसमें पाया जाता है मूंगफली में कितना? 48 से लेकर 52% तक इसके अंदर तेल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 25 से लेकर 28% तक मूंगफली के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तेल निकालने के बाद प्रोटीन खली में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तेल निकालने के बाद प्रोटीन जो खली के अंदर दोगुनी हो जाती है, कभी कभी एग्जामों में पूछा है। और मूंगफली अनुसंधान संस्थान की बात करें, कहाँ पे है मूंगफली अनुसंधान संस्थान? ये जूनागढ़ है, यानी कि जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मूंगफली कौन है? ये गुजरात है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देश में राजस्थान की कौन सी तिलहनी फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है? पूछ रहा अपने देश है, उसके अंदर राजस्थान जो राज्य है उसमें बताना है कि तिलहनी फसल के क्षेत्र और उत्पादन में कौन सी फसल प्रथम स्थान पे है राजस्थान की। ठीक है, चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है। ठीक, इसमें हो जाएगी सरसों। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? सरसों का होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सरसों का है। वहाँ का प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? सरसों है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अगर यही विश्व की पूछता तो विश्व की हो जाती सोयाबीन। ठीक है, विश्व की क्या हो जाती? सोयाबीन हो जाती। अगर भारत की प्रमुख तिलहनी फसल पूछता तो मूंगफली हो जाती। ये तीनों बातों को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से गौड़ पोषक तत्व पूछ रहा है। ठीक है, गौड़ पोषक तत्व का उदाहरण कौन सा है? इसमें से बताना है गौड़ पोषक तत्व यानी कि सेकेंडरी पोषक तत्व कौन सा हो जाता है। प्राइमरी पे जानते हैं प्राइमरी में पोषक तत्व कौन से? NPK, ये 3 आते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में आते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और इसमें से बताना है, सेकेंडरी पूछ रहा है गौड़ पोषक तत्व, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। तो कैल्शियम इसके अंदर है, मैग्नीशियम देखिए नहीं है, और सल्फर भी नहीं है। तो सेकेंडरी के अंदर आपका कैल्शियम, यानी कि ये सही हो जाएगा। अगर कार्बन का पूछता यानी कि CHO, तो CHO जो होते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिनको मैक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है। तो इसमें संरचनात्मक पोषक तत्व अगर पूछता या मैक्रोन्यूट्रेंट पूछता तो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाते। ठीक है, NPK जो होता है ये यहाँ पे फास्फोरस है, ये प्राथमिक पोषक तत्व आ जाएगा। और मैग्नीज जो होता है ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 11। गेहूं और सरसों के साथ कतारों में उगाने को कहते हैं। गेहूं के साथ सरसों को, ठीक है, साथ कतारों में उगाने को क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं कि इंटर क्रॉपिंग कहते हैं? इनमें से बताना है। इन ऐसे साथ उगाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसका सही हो जाएगा। ऐसे सिस्टम को लगाने को क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। यानी गेहूं है, गेहूं के साथ सरसों को एक साथ कतारों में लगा देना क्या कहलाता है? हमारा इंटर क्रॉपिंग खेती कहलाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वे रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं। आपको बताना है कि वे ऐसे कौन सा रसायन है जिसके द्वारा कि जीवों के सभी क्रिया को नष्ट कर देते हैं, यानी कि पूर्णतः उसको नष्ट कर देते हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, फंजीसाइड, निमेटोसाइड या पेस्टिसाइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड। यानी कि पेस्टिसाइड ऐसा होते हैं जो प्रत्येक जीवों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं अपनी रसायन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पेस्टिसाइड। अगर हर्बिसाइड मतलब घास को नष्ट करने के लिए पूछता तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी कि कुछ घासों को, चुनिंदा घासों को नष्ट करने के लिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड हो जाता। फंजीसाइड जो फंगस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों को आप ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? डिब्बाबंदी के पितामह हैं। डिब्बाबंदी के पितामह कौन है? विलियम हुड हैं, निकोलस एपर्ट हैं, मिलार्डेंट हैं, रॉबर्ट हैं। ठीक है, इसमें से बताना है डिब्बाबंदी के पिता किसको कहा जाता है। तो निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी के पिता कहा जाता है। ठीक है, 1804 से ही इन्होंने प्रयोग किया था। 1804 से ही निकोलस एपर्ट को क्या कहा जाता है? डिब्बाबंदी के जनक यानी कि डिब्बाबंदी के पिता कहा जाता है। अब विलियम हुड देखिए, यहाँ विलियम हुड जो है इनको क्या कहा जाता है? व्यावसायिक डिब्बाबंदी के जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछता व्यावसायिक डिब्बाबंदी के जनक तो विलियम हुड हो जाते हैं। अगर डिब्बाबंदी के जनक पूछ रहा तो निकोलस एपर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मिलार्डेंट क्या है? मिलार्डेंट यहाँ पे बोर्डो मिश्रण के पिता हैं। ठीक है, बोर्डो मिश्रण जो आप लोग प्रयोग करते हैं खेतों में डालने के लिए, तो उनके फादर हैं ये मिलार्डेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसमें बताना है ग्लेडियोलस का जो है ये फूल है ग्लेडियोलस, इसका व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? प्रकंद द्वारा, बल्ब द्वारा, ट्यूबर द्वारा, घनकंद द्वारा। ठीक है, इसमें से बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनकंद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला सही, यानी कि ग्लेडियोलस का प्रवर्धन घनकंद द्वारा करते हैं। प्रकंद द्वारा किसका प्रवर्धन करते हैं? प्रकंद द्वारा करते हैं हल्दी का, अदरक का। ठीक है, हल्दी और अदरक का प्रकंद द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। और बल्ब द्वारा किसके द्वारा करते हैं? प्याज है और लहसुन है, इनका प्रवर्धन बल्ब द्वारा करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है बल्ब द्वारा प्रवर्धन किसका किया जाता है, तो प्याज का किया जाता है। ट्यूबर का पूछ लेता है, ट्यूबर तो जानते हैं, ट्यूबर आलू का प्रवर्धन किससे करते हैं? ट्यूबर्स द्वारा करते हैं। ये तब से ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत में फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षित करते हैं? ठीक है, आपको बताना है भारत के अंदर फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 2 से 3%। 2 से 3 ही प्रतिशत भारत में फल और सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। बाकी जो भी हैं जैसे 20 से 25% तक, यानी कि 20 से 30% तक हमारी सब्जियां जो होती हैं, फल हैं, ये हानि होती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं जीरे के पुष्पक्रम के प्रकार क्या कहलाता है? जीरे का फल प्रकार, पुष्पक्रम नहीं पूछ रहा है, यहाँ फल का प्रकार पूछ रहा है। तो जीरे का फल का जो प्रकार है क्या कहलाता है? वो कहलाएगा सीजोकार्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सीजोकार्प कहलाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। सीजोकार्प यानी कि अम्बेलिफेरी जितनी भी परिवार से फैमिली से बिलोंग करती हैं, चाहे गाजर हो, धनिया हो, सौंफ हो, है ना, जीरा हो, जिसको कह सकते हैं छत्ते वाली फसलें, जब इनका सीड बनता है तो ये छत्ते का निर्माण करते हैं, चाहे सौंफ हो, धनिया हो, चाहे गाजर, चाहे आपका ये क्या नाम है जीरा। तो ये जो है इन सब का फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सीजोकार्प कहलाता है। ठीक है, सबका फल का प्रकार कहलाता है सीजोकार्प, गाजर, धनिया, सौंफ और जीरे का। बात करते हैं सिलुकुआ की। सिलुकुआ में क्या आ जाएगा? कोल क्रॉप जितनी भी कोल क्रॉप होते हैं, चाहे गोभी हो, बंद गोभी, फूल गोभी, चाहे गांठ गोभी, है ना, इन सब का ये जो है फल का प्रकार, या कह सकते हैं सरसों का भी, तो इन सब का फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सिलुकुआ हो जाएगा, सिलुकुआ। सरस की बात करें, सरस यानी कि फल का प्रकार सरस, तो सोलेनेसी फैमिली से जितनी भी फल हैं या सब्जियां हैं सोलेनेसी फैमिली से, उन सब का फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। जैसे केला है, पपीता है, अमरूद है, मिर्च है, बैगन है, आलू है, इन सब का फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सरस कहलाता है। बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल में कौन कौन से आएंगे फल का प्रकार? कैप्सूल उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। आंवला है, भिंडी है, ठीक है, गुड़हल भी है, और उसके अलावा ये कपास है। इन सब का फल का प्रकार जो होता है कैप्सूल होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक हार्मोन है। प्राकृतिक हार्मोन इसमें से बताना है प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? IAA है, IBA है, NA है, या 2,4-D है। ठीक है, 2,4-D यहाँ पर लिखा होगा, डी वाला ऑप्शन 2,4-D है। तो IAA मतलब इंडोल एस्टिक एसिड, IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NA मतलब नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। इनमें से बताना है कौन सा एक प्राकृतिक हार्मोन्स है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि प्राकृतिक हार्मोन IAA है, यानी इंडोल एस्टिक एसिड है।
IBA की बात करते हैं तो IBA जो है यहाँ पर लिखा हुआ है IBA, यानी कि यह किस प्रकार का हार्मोन है? जड़ हार्मोन है। ठीक है, जड़ों की वृद्धि विकास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? IBA का, यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं? 1500 से लेके 2000 ppm। ठीक है, 1500 से लेके 2000 ppm की दर से करते हैं IBA का उपचार जड़ हार्मोन से। NAA की बात करें, यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड की, यह फल और फूलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, फल और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा हार्मोन का स्प्रे करते हैं? NAA का करते हैं, यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 2,4-D की। 2,4-D इसमें प्राकृतिक हार्मोन यहाँ पे बताया गया है, नहीं प्राकृतिक हार्मोन नहीं है। 2,4-D की बात करते हैं तो 20 ppm अगर स्प्रे करेंगे तो ये खरपतवारनाशी का काम करेगा। ठीक है, अगर 20 ppm से कम प्रयोग कर रहे हैं, अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। अगर 20 ppm से कम अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये हार्मोन्स कहलाएगा। और हार्मोन्स इसका कार्य क्या होगा? अगर 20 ppm से 2,4-D का कम प्रयोग कर रहे हैं तो फल और फूलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, क्या काम करेगा? फल और फूलों को झड़ने से रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। बेर के फल कितने दिनों में परिपक्व हो जाते हैं? बताना है बेर के फल जो है कितने दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। 150 से लेकर 175 दिनों में, 350 से 360 दिनों में, 60 दिन में, 90 दिन में। कितने दिन में परिपक्व हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 150 से लेकर 175 दिन में इसके फल परिपक्व हो जाते हैं, फल जो होते हैं पक जाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से महीने में परिपक्व होते हैं? नवंबर से लेकर मार्च के महीने में इसके जो होते हैं बेर के फल जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो बेल पत्र होता है, यहाँ पे बेल पत्र जो होता है इसका सबसे अधिक दिनों में फल जो होते हैं परिपक्व होते हैं, यानी कि 300 से लेके इसमें 360 दिन जो होते हैं ये बेल पत्र के फल परिपक्व होते हैं। बेल पत्र के अंदर TSS की बात करेंगे तो 32% TSS होती है, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में TSS की मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उत्तरी भारत की आम की सबसे अगेती किस्म बताना है। उत्तरी भारत की आम की सबसे अगेती किस्म का नाम बताना है। दशहरी है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, मलिका है। इसमें से बताना है कौन सी उत्तरी भारत की अगेती किस्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बॉम्बे ग्रीन के अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मतलब बॉम्बे ग्रीन के अंदर कौन सी विटामिन की अधिकता होती है, तो बॉम्बे ग्रीन के अंदर विटामिन सी की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता उत्तरी भारत की आम की सबसे मध्यम किस्म बताइए तो दशहरी हो जाता। तब क्या हो जाता? दशहरी उसका आंसर हो जाता। अगर पूछ लेता उत्तरी भारत की पछेती किस्म बताइए तब हो जाता चौसा हो जाता। ठीक है, उत्तरी भारत की पछेती किस्म कौन सी हो जाती है? चौसा हो जाती है। अगर पूछता मलिका के अंदर किस विटामिन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो मलिका के अंदर विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जितने भी आम होते हैं विटामिन ए की बात करेगा तो मलिका के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी बॉम्बे ग्रीन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, यानी कि केले की द्विगुणित किस्म का नाम बताना है। केले की द्विगुणित किस्म का नाम बताना है। रोबस्टा है, पूवन है, लेडी फिंगर है, गोल्ड फिंगर है। चारों में से बताना है कौन सी द्विगुणित किस्म है केले की। तो केले की द्विगुणित जो किस्म है यहाँ पर लेडीज फिंगर हो जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। बात करें रोबस्टा का। रोबस्टा क्या है? रोबस्टा यानी कि त्रिगुणित अगर पूछता तो त्रिगुणित हो जाती रोबस्टा। पूवन की बात करें, पूवन पनामा बेल्ट प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि अम्लीय भूमि में भी इसको लगाया जा सकता है और पनामा बेल्ट जो है इसमें नहीं लगता पूवन के अंदर। ठीक है, अगर पूछता पनामा बेल्ट प्रतिरोधी किस्म का नाम बताइए तो पूवन हो जाता। अम्लीय भूमि में किस किस्म को लगाया जा सकता है तो इसमें पूवन को लगाया जा सकता है। अगर त्रिगुणित पूछता तो रोबस्टा हो जाता। अगर बात करते हैं गोल्ड फिंगर का, तो जो है गोल्ड फिंगर जो किस्म है केले की ये चतुर्गुणित है। ठीक है, चतुर्गुणित अगर पूछता तो गोल्ड फिंगर हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 22, सिट्रस कैंकर
रोगजनक का रोगवाहक बताइए। इसमें से बताना सिट्रस कैंकर जो रोग होता है उसका रोगवाहक यानी फैलाने का काम कौन करता है। फंगस करता है, वायरस करता है, जीवाणु करता है। ठीक है, इसमें से तीनों में से बताना है किसके द्वारा ये फैलता है। यहाँ देखिए जो जीवाणु द्वारा होता है, क्या जीवाणु सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल द्वारा है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा यानी कि जीवाणु द्वारा होता है। और यहाँ पे पूछा है रोगवाहक का भी नाम पूछा जो फैलाने का काम करेगा, तो लीफ माइनर ही फैलाता है। कौन फैलाता है, लीफ माइनर फैलाने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की सीरीज जो थी बीएड एंट्रेंस की एग्रीकल्चर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ये जो 22 क्वेश्चन बताए हैं इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाते हैं क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा है बीएड के एंट्रेंस में। उसके अलावा जो भी लोग ICR की, JRF, SRF, ARS और इसमें IBPS, FO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं हर एग्ज़ामों में। आज के क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसी प्रकार के हम रोज़ाना वीडियो बना सकें और आपके बीच में ला सकें। आज का सीरीज हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को धन्यवाद।